A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumaxa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री विच इज़ रिटन बाय आर.एस. शर्मा. सो हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे. तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, इस चैप्टर का टाइटल है स्टेट स्ट्रक्चर एंड वर्ना सिस्टम इन द एज ऑफ बुद्धा. तो अभी तक के जितने भी 3-4 चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फॉरेन इन्वेजन की चाहे हमने बात किया, हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाला चैप्टर पढ़ा था उससे पहले, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स है ना, ये पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, ये सारे कॉन्टेम्प्रेरी चल रहे हैं. मतलब हम एक चीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो का मैं एग्जांपल देती हूँ, तो अगर मान लीजिए 2022 की मैं बात करूँ, तो 2022 में हमारी कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट चल रही है, कुछ हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, कुछ हमारे को जोग्राफिकल कुछ चल रहा है कि भाई कोई साइक्लोन आ रहा है, कुछ आ रहा है. तो ये हम अलग अलग टॉपिक्स की बात कर रहे हैं ना, कि एक टॉपिक की हम बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रिलीजन के क्षेत्र में क्या चल रहा है, दूसरा हमने बात किया फॉरेन इन्वेजन कैसे हो रहे हैं. तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेट स्ट्रक्चर. हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन. जो अर्बनाइजेशन उस टाइम पर हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, जिस टाइम पे कौन सा टाइम पीरियड है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाला टाइम पीरियड है, मतलब 500 BC के आसपास की हम लोग इसमें बात करेंगे. अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो मेरा ये ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक जो है आप मेरे को स्पेशल और पढ़ना चाहते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है. रिवीजन के लिए आपको PDF यहीं पर मिल जाते हैं. इस क्रोनोलॉजी को आप हमेशा फॉलो कर सकते हो, मैं आपको हर चैप्टर में बताती हूँ, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम चैप्टर को सीधा स्टार्ट कर रहे हैं. अब हम बात कर रहे हैं 500 BC के आसपास की. अब क्योंकि ये वो वाला टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो है हम लोगों ने सेटल लाइफ जो है शुरू कर दिया था. मतलब हम लोगों से मतलब है उस टाइम पे जो भी लोग रहते थे उन्होंने सेटल लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट कर लिया था. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसीलिए वो अपनी लैंड के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो गए हैं. वो चाहते हैं कि वो अपनी जो भी उनके पास लैंड पीस है उसको आप जो है प्रोटेक्ट करके रखें और उस पे उनका अधिकार रहे, ताकि उससे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो पाए. अब हमें जो है ये वो वाला टाइम पीरियड था जिसमें हमें मेटलिक ओर्स के बारे में भी पता चल चुका है. तो लैंड एज अ रिसोर्स जो है वो यहाँ पे यूज़ होने लगा है. तो नॉर्थ ईस्टर्न जो इन नॉर्थ ईस्ट में आप क्या देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ यहाँ पे डेवलप हुए. जैसे हम जानते हैं कंबोजा, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं हम वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं. तो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो कौन कौन से देखिए, मगध, वाजी, अंगा, ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं. ये सारे महाजनपद से जो लेटर ऑन जो है इसी में से जो है बड़े बड़े जो है मौर्यन एम्पायर ये सब निकल कर आता है. तो मगध एम्पायर के साथ साथ जो है छोटे छोटे और भी आ गए. तो मगध एम्पायर फ्लरिश कर रहा है. मगध एम्पायर में मैंने आपको 3 जो है इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बताया था, है ना. नंदा डायनेस्टी के बारे में बताया था, हरियंका डायनेस्टी के बारे में बताया था. वो सारे चैप्टर को आप पक्का रिवाइज कर लीजिए जाके. तो अगर हम आर्कियोलॉजिकली देखें तो ये वाला जो टाइम पीरियड था ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी का फेज़ है. देखिए मैंने आपको बोला क्योंकि हम अलग अलग एक्सक्यूज मी हम अलग अलग चीज़ में बात कर रहे हैं, अलग अलग एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं. हम ट्रेड कैसे डेवलप हो रहा है उस पर भी बात करेंगे. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉटरी के केस में. एक ही टाइम पीरियड हम उसको अलग अलग चीज़ों से देख सकते हैं. उसमें रिलीजन कैसा था वो एक तरीका है उसको देखने का, उस जगह पे पॉटरी कैसी मिल रही है वो दूसरा तरीका है उसको देखने का. तीसरा तरीका उस टाइम पे फॉरेन इन्वेजन कौन से हो रहे हैं. चौथा तरीका हो सकता है, मतलब 1000 तरीके हो सकते हैं, इन्फिनाइट तरीके हो सकते हैं जिस चीज़ के फोकस करके आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हो या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, राइट. तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉटरी के बारे में. तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी यहाँ पर हमको मिलती है. नदन क्यों कहा गया इसको, क्योंकि नदन ये हमारे को इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के नदन पोर्शन में मिल रही है और ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी है. NBPW जो है वो इसको माना जाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज. फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या था, जब हमने स्टार्ट कर दिया था सेटल होना. अब इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज माना जाता है. तो NBPW जो पॉटरी है ना, NBPW के बाद आती है PGW मतलब पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी और BRW ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर. तो इनको कल्चर क्यों बोला गया, कल्चर क्यों बोला जा रहा है इनको, मैंने आपको पहले चैप्टर में भी समझाया था. कल्चर हम तब बोलेंगे इसको जबकि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पार्ट्स या सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एविडेंस हमें मिल जाएंगे जहाँ जो अर्बनाइजेशन की तरफ हमको बताएंगे. तो यहाँ पे कल्चर इसलिए इसको बोला गया. तो नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है वो कब से कब तक के बारे में बीच में हमको मिलता है, 700 से लेके 200 BC जो है उसके आसपास में हमको ये पूरी अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है. ये क्या है, अर्बन आयरन एज कल्चर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो 700 से लेके 200 BC तक चला. ये सारी बातें आपको जानना क्यों ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि नदन ब्लैक वेयर पॉटरी की बात की जा रही है तो ये वो वाला टाइम पीरियड है जो बिफोर क्राइस्ट वाला टाइम पीरियड है, 700 से लेके 200 तक जाएगा. जो मॉडर्न और पॉटरी है जो उसकी PGW है, BRW है, वो बाद में आती है इसके, राइट. अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों चीज़ें हमें साथ साथ नहीं मिलेंगी, बट उस टाइम पे ब्लैक वेयर जो था, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर जो डोमिनेट कर रहा था.
700 BC के आसपास का टाइम पीरियड है। लेटर वैदिक पीरियड है, ये हम जानते हैं, एंड पीक फ्रॉम 500 से 300 BC एंड कोइंसाइडिंग विद एमरजेंस ऑफ 16। ये वो वाला टाइम पीरियड, देखिए मैंने आपको बोला हम एक अलग अलग चीज़ की बात कर रहे हैं, बट आप इन सारी चीज़ों को जो है आपको एक साथ में अपने दिमाग के अंदर एसिमिलेट करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे NBPW की, तो लेकिन ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये वो वाला टाइम पीरियड है लेटर वैदिक वाला, जबकि अलग अलग एम्पायर्स जो हैं वो छोटे छोटे एम्पायर्स जो हैं फ्लरिश कर रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। छोटे छोटे एम्पायर्स में हमने मगध एम्पायर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो उसके बारे में पढ़ लिया। ये वो टाइम पीरियड था जिसमें कि 16 महाजनपद की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए लिखा तो सब कुछ किताबों में हुआ है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं आपको समझा दे रही हूँ, ये बता दे रही हूँ कि आपको पढ़ने के लिए साइंटिफिक अप्रोच ऐसे रखना है कि वो वाला टाइम पीरियड है जिस टाइम पे हमें NBPW भी मिल रहा है, ये वही टाइम पीरियड है जिसके अंदर लेटर वैदिक पीरियड जो है उसके बाद वाला। और क्या टाइम है ये वो टाइम है जिसमें महाजनपद जो है फ्लरिश कर रहे हैं। जब आप ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको बाकी की चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। जो ये पॉटरी है, इस पॉटरी की अगर मैं टाइप की बात बताऊं तो NBPW कैसी पॉटरी थी? ये ग्लॉसी शाइनी पॉटरी थी, बहुत पतली बनी हुई है। देखिए उससे पहले जो पॉटरी बन रही थी ना वो मोटी मोटी बनती थे पॉटर व्हील्स पर, लेकिन ये जो पॉटरी है एकदम पतली पतली सी आपको दिखाई देगी, एकदम पतला सा आपको पॉट मिलेगा। ये जो पॉटरी है सिर्फ एलीट क्लास के लोगों के घर में मिलती थी, क्योंकि महंगी, मतलब महंगी इन द सेंस इसको बनाने में काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो ये पॉटरी जो थी सिंबल थी ब्राह्मणिकल हेजमनी का, मतलब कि जो प्रॉस्पेरस क्लास है, प्रॉस्पेरस हाउसेज हैं, प्रॉस्पेरस फैमिलीज हैं, उनके यहाँ पे आपको ये पॉटरी देखने को मिलती थी, राइट। अगर हम NBPW की भी बात करते हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, दो टाइप की थी, मोनोक्रोम और बाइक्रोम। मोनोक्रोम मतलब एक ही ब्लैक कलर का ही आपको मिलेगा, बाइक्रोम जिसमें आपको डबल शेड दिखाई देगा, राइट। इतना सिंपल है ये। तो इसमें फाइन थिन फैब्रिक होगा, जेट ब्लैक दिखाई देगी। बाइक्रोम में आपको दो कलर्स दिखाई दे जाएंगे। तो ये दो तरीके की NBPW मिलती है, मोनोक्रोम और बाइक्रोम। NBPW हमको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? तो ये देखिए, ये हमको नॉर्थ में भी मिल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला यहाँ तक भी मिल रहा है, हमको नॉर्थ इंडिया में भी मिल रहा है, दिल्ली और इंद्रप्रस्थ वाले एरिया में, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर मथुरा ये सारा एरिया जो है यहाँ पे भी मिल रहा है, बिहार में भी हमको यहाँ पे मिल रहा है, पटना वैशाली राजगीर, और फिर हमको मिल रहा है ये मध्य प्रदेश में उज्जैन और विदिशा में यहाँ तक। तो मतलब लेकिन हमें कहाँ तक मिल रहा है? ये बेसिकली नदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में ही मिल रहा है, इसलिए इसको हमने NBPW बोल दिया। तो ये आपको इस वाले टॉपिक पे क्या समझना था? NBPW का मतलब है एक पॉटरी की टाइप हमको मिल रही है, कंटेम्प्रेरी कौन सा है वो टाइम पीरियड, ये आपको समझ में आ गया। उस टाइम पे और क्या हो रहा था? इन्वेजन्स भी हो रहे थे और साथ में क्या हो रहा था? 16 महाजनपद जो है फ्लरिश कर रहे थे। ये जो फेज है NBPW वाले फेज को बोला जाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज। इसका मतलब क्या है? अब हम इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। NBPW सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज क्यों बोला जाता है? यू माइट एनकाउंटर अ क्वेश्चन इन योर मेंस ऑल्सो कि हमारा जो एंशिएंट टाइम पीरियड का सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में कुछ फीचर्स के बारे में लिख लो, या कोई डीप डाउन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बस 5 मिनट लगा लो इसमें, आपको दोबारा भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सिंपल सी मेरी बातें सुनते रहो। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज में क्या होता है? एक तो आपको देखने को मिलेगा सेटलमेंट हायरार्की, मतलब आपको क्लियर कट देखने को मिल जाएगा कि भाई जो प्रॉस्पेरस हाउसेज हैं वो अलग तरीके से मिलेंगे आपको, और जो गरीब मतलब जो मिडिल क्लास या लोअर जो क्लास होगी उसके हाउसेज आपको अलग तरीके से दिखाई देंगे। तो सेटलमेंट हायरार्की देखेगी आपको अर्बनाइजेशन में। 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट फाउंड बेस्ड ऑन द साइज एंड लोकेशन। तो हमें अर्बनाइजेशन में एक हायरार्की नजर आई। टाउन्स की हम बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की बात करें, हम रूरल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, अभी हम अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में जो सिटीज थे, बड़े बड़े शहर जो होते हैं वो कैसे डेवलप हो रहे थे। टाउन्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पाली और संस्कृत के टेक्स्ट जो मिले हैं, पाली वाले कौन से थे? जो बुद्धिज्म द्वारा लिखी गए। संस्कृत वाले कौन से थे? जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है। उन सब में मेंशन है कौशाम्बी, शर्वस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, चंपा, ये सारे जो सिटीज हैं उसके बारे में मेंशन है, ठीक है। तो टाउन्स थे ये बड़े बड़े, जो कि इंपॉर्टेंट टाउन्स थे। घर जो टाउन्स में बनते हैं वो मड ब्रिक के बने हुए थे, बिल्ड ऑफ मड ब्रिक एंड वुड। तो वुड और मड ब्रिक के हाउसेज बने हुए हैं उस टाइम पे। मार्केट डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारे जो टाउन है उसके अंदर अब मार्केट डेवलप होने लगी थी। अब देखो जब मार्केट डेवलप होती है ना, देखो आर्टिजन, मर्चेंट्स, ये सारे के सारे आ जाते हैं। अब मार्केट को चलाने के लिए जो मर्चेंट क्लास होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तब क्योंकि अब मार्केट डेवलपमेंट शुरू हो गया था तो मर्चेंट क्लास बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वनिया गांव भी देखने को इसमें मिलता है, मतलब बनियों द्वारा बनाए गए प्लेसेस, राइट। तो ये हमको देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है हम समझ रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेड में इन्वॉल्व है। अब ट्रेड से ही तो पैसा आ रहा है, चीज़ों को आप बेचोगे, प्रोड्यूस करोगे, खरीदोगे, तभी तो आपकी इकोनॉमी फंक्शन करती है। तो मार्केट्स डेवलप हो रहे हैं। अब मार्केट डेवलप होने के साथ साथ जो वैश्य कम्युनिटी है वो भी डेवलप हो रही है। तो उन्होंने अपने अपने गिल्ड्स बना लिए हैं, मतलब एक तरीके का जो ट्रेडिंग गिल्ड्स बनाए, एक जो काम कर रहा है, एक तरीके का पर्सन जो काम कर रहा है, मतलब
सोचिए पेंटर है तो उनकी गिल्ड्स होंगी अलग, जो मर्चेंट्स हैं उनकी अलग गिल्ड्स होंगी। तो इस तरीके से गिल्ड्स क्या होती हैं, ग्रुप होता है कि भाई हम सारे के सारे एक ही तरीके का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना स्टूडेंट ग्रुप बनाते हो। सिमिलरली मान लीजिए कोई लोहा बेचता है या लोहे का काम करता है तो उनकी एक लोहे जो आयरन स्मिथ की एक गिल्ड होती थी कि भाई हम जो भी आयरन की सप्लाई होगी वो हमारे थ्रू ही होगी, हम ही बेचेंगे। तो एक तरीके का ग्रुपिज्म वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। तो आर्टिजन और मर्चेंट जो होते हैं lived in fixed localities in the town, specialization of craft development as guild system। देखिए जब गिल्ड सिस्टम होता है तो स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाती है। अब गिल्ड बन गई, ग्रुप बन गया, सबको पता रहेगा कि भाई आप किस तरीके के आयरन की क्वालिटी जो है उसको दे रहे हो। अगर आपको कोई नया ट्रेडर आ रहा है मार्केट में तो आप बताओगे कि अच्छा कि कोई ये नया ट्रेडर आ रहा है, तो सबको उस गिल्ड के लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमेशा पता रहेगा। तो गिल्ड्स बनना शुरू हो गए थे। और क्या होने लगा था, क्राफ्ट और ट्रेड जो है, क्राफ्ट वर हेरिडिटरी, प्रोडक्ट ऑफ क्राफ्ट वर ट्रांसपोर्टेड बाय मर्चेंट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए अब क्या होना शुरू हो गया, क्योंकि अब गिल्ड्स बन गई, टाउन्स में स्पेशलाइज्ड कॉलोनीज के अंदर वो लोग लेना शुरू हो गए। मतलब अगर आपको देखना है, मान लीजिए आपको सोना खरीदना है तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया में जाना पड़ेगा, वहाँ पे सारे सुनार्स की कॉलोनी आपको मिल जाएगी। तो अब क्योंकि वहाँ पे सारे सुनार है तो अब उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज को सारी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, उनको सोने के बारे में, गहनों के बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा। तो अब क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। और जो भी प्रोड्यूस वो करते हैं, जो भी क्राफ्ट के जो आर्टिफैक्ट्स को वो प्रोड्यूस करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, मिट्टी के भी हो सकते हैं, उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेड के लिए उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाने लगा, राइट। तो क्या कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल, आइवरी ऑब्जेक्ट, हाथी के दांत के, पॉटरी, तो ये सारी चीज़ें भी ट्रेड में होने लगी। मनी, अब जब आपको अच्छा ट्रेड करना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बार्टर सिस्टम तो आप काफ़ी देर चला नहीं सकते, तो अब आता है मनी की डेवलपमेंट। तो पंच मार्क कॉइन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये वो वाला टाइम पीरियड है, बुद्धिज्म वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको सबसे पहली बार जो है मेटल के जो कॉइन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इससे पहले भी, बुद्धिज्म वाली एज से पहले भी कॉइन्स रहे होंगे, बट वो हमें मेटल के नहीं मिलते हैं। अब जो कॉइन्स हमें मिलते हैं, जैसे कुछ लोग, आप हो सकता है कि आप मुझे कमेंट में लिखें कि नहीं इस टाइम पीरियड पे मिले थे। तो देखिए भाई, ये छोटे छोटे से डिस्प्यूट हमेशा रहते हैं कि जो पहला कॉइन मिला वो बुद्धिज्म वाली टाइम पीरियड का है या उससे पहले भी हमें मेटालिक कॉइन मिले। बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन आर.एस. शर्मा भी लिख रहे हैं कि जो पहला हमें मेटालिक कॉइन मिलता है वो हमें बुद्धिस्ट इरा से मिलता है। पंच मार्क कॉइन्स हैं ये सिल्वर के, मेड ऑफ सिल्वर एंड विद सर्टन मार्क्स ऑफ सिंबल, उनके ऊपर अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं। ये मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए जो कॉइन्स हैं ये पंच मार्क कॉइन्स, इनके ऊपर आपको ये देखो बुल बना हुआ मिलेगा या अलग अलग सन टाइप सिंबल बना हुआ मिलेगा। तो ये अलग अलग तरीके के सिंबल्स यहाँ पे देखने को मिले थे। पंच मार्क कॉइन्स आए क्यों, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये आप समझिए, जब भी करेंसी का डेवलपमेंट होता है ना, तो करेंसी का डेवलपमेंट रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं होगा, करेंसी का वॉर को प्रमोट करने के लिए नहीं होगा, इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए होगा, ठीक है। तो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए पंच मार्क कॉइन, यूज ऑफ मनी शुरू हो जाता है। अब क्योंकि लोगों ने सेटल लाइफ शुरू कर दिया, अब जब आप सेटल लाइफ में रहते हो तो आपकी ज़िंदगी की लॉन्जिविटी बढ़ जाती है ना, आपको मतलब एक्सपोज नहीं होते हो आप बाकी के खतरों से। दूसरा, आपने सेटल्ड एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया तो खाने को प्रॉपर मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और क्या हो रहा है, जो लोग हैं क्योंकि उनको ट्रेड और इस सब में इन्वॉल्व हो गए हैं तो उन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग शुरू कर दिया है। कैसे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया अलग अलग रिकॉर्ड्स को उन्होंने। अब जैसे अलग अलग लोग अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, अब बिजनेसमैन है वो अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, भाई इतना सामान आया, उतना गया, इतना पैसा, ये सब करेंगे। रिलीजन वाले लोग हैं वो अपनी चीज़ों को करेंगे, वर्णा सिस्टम ऐसे चलना चाहिए, ब्राह्मण्स ये लिख रहे हैं। बुद्धिज्म वाले लोग लिख रहे हैं कि नहीं, जो ब्राह्मणिकल जो टेनेट जो है हमको उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, भगवान को कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो राजा अपना अलग लिख रहे हैं, राजा अपने बारे में लिखवा रहे होंगे कि हमारी प्रजा ऐसे रहना चाहिए सब। तो यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड कि इन्हीं जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो अलग अलग जो कैटेगरी के जो लोग हैं, ग्रुप के जो लोग हैं, उन्होंने शुरू कर दिए। तो इस टाइम पे आपको रिकॉर्ड कीपिंग की भी स्टार्टिंग हो जाती है। तो अर्बनाइजेशन से हमें क्या देखने को मिलता है, हायरार्किकल हमें सेटलमेंट मिलती है, टाउन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, मार्केट्स डेवलप हो रही है, गिल्ड्स बन गई हैं आर्टिसन की जो स्पेशलाइज्ड है, क्राफ्ट और ट्रेड जो है फ्लरिश करने लगा है, मनी का यूज होने लगा है, पंचमार्क कॉइन आ रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और रिकॉर्ड कीपिंग को हम अच्छा बना रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, NBPW वाला ये फेज़ है जिस टाइम पे उस तरीके की पॉटरी मिलती है, और यही वो फेज़ है जो हमारे कल्चर का सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज़ माना जाता है, राइट। तो उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि रूरल इकोनॉमी में क्या हो रहा था। ये तो हमने बता दिया भैया अर्बन इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी, बट जब कोई अर्बन इकोनॉमी फ्लरिश करती है तो उसका जो रॉ मटेरियल है, जो उसका बेस है, जो उसका स्ट्रॉन्ग
जो उसकी बेसमेंट डेवलप होती है वो होती है उनके गांव से। तो आप कोई सिटी अगर डेवलप करती है ना तो उसके गांव जो है वहाँ से सपोर्ट आती है। सपोर्ट किस चीज़ की आती है? रॉ मटेरियल की सपोर्ट आती है, वर्क फोर्स की सपोर्ट आती है, राइट। ये दो चीज़ें तो आप हमेशा समझ सकते हो। तो वर्क फोर्स और रॉ मटेरियल की सपोर्ट वहीं से आएगी, तो रूरल एरिया से। तो रूरल सेटलमेंट जो है, although rural settlements of NBPW phase not have been excavated, एक्सकवेशन नहीं होती है, लेकिन हमको ये पता है, हमें ये जानते हैं कि अगर इतना अच्छा अर्बन एरिया डेवलप हो रहा है तो उसका रूरल एरिया भी उसी तरीके से डेवलप हो रहा है। तो एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर लिविंग इन टाउन्स हैड टू बी फेड बाय एग्रीकल्चरलिस्ट। सो इन रिटर्न जो भी चीज़ें वो बनाते थे, आर्टिजन अगर क्राफ्ट की चीज़ें बनाते हैं, तो जो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते थे वो उसको उससे एक्सचेंज करते थे, मतलब वो बेच दिया करते थे अपना अनाज, और बदले में आर्टिजन और ये सारे लोग अपना सामान इनको बेच दिया करते थे, राइट। विलेजेस जो हैं, टाइप ऑफ विलेजेस, इस टाइम पे ना आपको न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगी। 3 तरीके की सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी रूरल एरिया में। एक वो वाली रहेगी जो कि टिपिकल विलेजेस, जिसमें सारे लोग साथ रह रहे हैं। दूसरे विलेज वो देखने को मिलेंगे जो क्राफ्ट के लिए स्पेशलाइज्ड विलेजेस हैं। तीसरे ऐसे देखने को मिलेंगे जो जंगल के पास वाले विलेजेस हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट विद एग्रीकल्चरल लैंड्स जो है ये इसमें डेवलप होना शुरू हो गई थी। विलेज के बीच में एग्रीकल्चरल लैंड है, और क्या हो रहा है, 3 तरीके के विलेज हैं, मैंने आपको बता दिया। सब अर्बन, एक तो जो विलेज इनहेबिटेड बाय वेरियस कम्युनिटी, दूसरे हैं सब अर्बन क्राफ्ट विलेजेस, और तीसरे बॉर्डर एरिया वाले। तो ये तरीके के विलेज आपको देखने को मिलेंगे। डिवीजन ऑफ विलेज लैंड, जो ज़मीन थी वहाँ की, उसको अलग अलग चीज़ों के लिए क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया कि भाई एग्रीकल्चर के लिए अलग लैंड है, इरिगेशन चैनल्स बना दिए गए, कहीं पे एग्रीकल्चर लेबर्स जो है वहाँ पे रहेंगे, एक वो ऐसी जगह बना दी गई। और यहाँ पे शुरू होता है टैक्सेस का सिस्टम, क्योंकि इनको अपनी एग्रीकल्चर वाली जो प्रोड्यूस है उसको शहरों की तरफ भेजना है। अब ये एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये वो वाला टाइम पीरियड भी तो है, महाजनपद डेवलप हो रहे हैं, राजा हैं बड़े बड़े, तो टैक्सेस का सिस्टम शुरू होता है। पीजेंट्स को जो है 1/6 ऑफ द शेयर जो है वो अपना टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता है। किसको दे रहे होंगे? राजा को, या राजा द्वारा अपॉइंट किए गए ब्यूरोक्रेट्स को, राइट। तो इस टाइम पे इनको देना पड़ रहा है 1/6 ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टैक्स में, और टैक्सेस वाज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय रॉयल एजेंट्स। रिच पीजेंट्स आर कॉल्ड गहपतीज, जो बड़े बड़े, इसमें से कोई रसूखदार किसान भी रहते होंगे तो उनको गहपतीज कहा जाता था। एग्रीकल्चर जो था उस टाइम पे, राइस जो था उसका स्टेपल डाइट था, ईस्टर्न यूपी और बिहार, ये आप जानते हैं। पैडी ट्रांसप्लांटेशन और रिवोल्यूशनाइज राइस प्रोडक्शन जो है इस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। बार्ले, पल्स, मिलेट्स, कॉटन, ये सारी चीज़ें भी हम ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और क्या हो रहा है, आयरन टेक्नोलॉजी में इस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है। ये वो वाला टाइम पीरियड है जब महाजनपद डेवलप हो रहे हैं और आयरन की टेक्नोलॉजी में हमने एडवांसमेंट कर ली है। आयरन किसके काम आया? आयरन आया हमारे को टूल्स बनाने के काम, और साथ में एग्रीकल्चर भी उससे फ्लरिश किया, और साथ में टूल्स बनने की वजह से अब जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें वो वेपन्स के फॉर्म में भी यूज़ किया जाने लगा। अब ये वाला टाइम पीरियड है जिसमें कि सिंहभूम और मयूरभंज, जहाँ पे अच्छा आयरन ओर मिलता है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। तो अगर हम इसको समराइज करते हैं कि पहली बार क्या हमको देखने को मिला, फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी जो है, जो स्प्रेड करती है, जो वेस्टर्न, अभी तक क्या हुआ था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो टाइम, जो प्लेस है उसका, वो गंगा यमुना के पास, सॉरी इंडस वैली के पास था। अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे शिफ्ट होने के साथ साथ क्या है, अपर गैंजेटिक प्लेन में थे अभी तक, सिर्फ अपर गैंजेटिक प्लेन से अब मिड गैंजेटिक प्लेन में शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं। मतलब वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया से अब धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट ईस्टर्न साइड की तरफ जा रही है। डेवलपमेंट होने की वजह से, आयरन ओर मिलने की वजह से अर्बन इकोनॉमी की शुरुआत होती है। इकोनॉमी प्रोवाइड सबसिस्टेंस नॉट ओनली टू डायरेक्ट प्रोड्यूसर बट अदर्स। इकोनॉमी फ्लरिश करती है तो सब लोगों को फायदा होता है उससे। टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं और क्रिएटेड कंडीशन इन विच लार्ज टेरिटोरियल स्टेट कुड बी फॉर्म्ड एंड सस्टेन। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन वाला फेज है, हमने पढ़ा किस तरीके से वो आता है, वो क्या करता है, वो रास्ता बनाता है एक बड़ी बड़ी किंगडम्स के आने का। बड़ी किंगडम्स कौन सी आएगी? मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे हम थोड़ी देर बाद। तो अब आपको इस चैप्टर को पढ़ के क्या समझ में आया? इस चैप्टर का सिर्फ पार्ट 1 है, हम इस पार्ट 2 भी पढ़ेंगे और सब्सिक्वेंट पार्ट्स में इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बट फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया एनबीपीडब्ल्यू कल्चर क्या था, वो एक सेकेंड अर्बनाइजेशन के साथ कोइंसाइड करता है, सेकेंड अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है और हमारी इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप कर रही है। ये चैप्टर का पार्ट समझ में आ गया तो अब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से अलग जो बड़े एम्पायर्स हैं वो डेवलप होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप बाकी लोगों को भी ज़रूर बताएं एंड बेस्ट ऑफ लक।